नमस्कार। स्रोत सामग्री के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। बिना कोई वक्त जाया किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम ज्ञान की उस महान प्राचीन नगरी की दर्दनाक कहानी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे पूरी तरह से राख के ढेर में बदल दिया गया था। हम बात कर रहे हैं नालंदा की, जो कभी दुनिया का सबसे विशाल शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। स्रोत सामग्री में इस पूरे इतिहास को एक बेहद भावुक फर्स्ट पर्सन अकाउंट के रूप में पेश किया गया है, मानो ईंट और पत्थरों को एक आवाज दे दी गई हो। एक ऐसी खोई हुई दुनिया की आवाज जो कहती है, मैं नालंदा बोल रहा हूं, मेरे पुस्तकालय जलकर राख हो गए और किसी ने परवाह नहीं की। ये नजरिया हमें उस ऐतिहासिक त्रासदी को बिल्कुल करीब से महसूस करने में मदद करता है। 10,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। अपने चरम पर इस महान परिसर की दीवारों के भीतर ठीक इतने ही विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते थे। आज के किसी भी मॉडर्न इंटरनेशनल कैंपस से इसका मुकाबला करके देखिए, ये सचमुच हैरान कर देने वाला है। सेक्शन 1, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। उस दुखद अंत पर जाने से पहले उस आलीशान शैक्षणिक ढांचे को समझना बहुत जरूरी है, जो कभी यहां पूरी शान से खड़ा था। कोई भी महान संस्थान रातों रात तो नहीं बनता है ना। नालंदा का विकास भी समय के साथ साथ हुआ। 5वीं शताब्दी में राजा कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी। फिर आने वाले युगों में एक दूसरे राजा ने इसमें दूसरी मंजिल जोड़ दी और फिर तीसरे राजा ने तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया। ये एक के बाद एक शासकों के संरक्षण में ऊपर की ओर बढ़ता गया। उस दौर के हिसाब से वहां का बुनियादी ढांचा कितना उन्नत था, ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे। ये दुनिया का पहला पूरी तरह से रेजिडेंशियल यानी आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ 1600 से ज्यादा बेहतरीन आचार्य थे और विद्यार्थियों के रहने के लिए 300 कमरे बने थे। और सबसे कमाल की बात, बिजली आने से सदियों पहले ही ये कमरे पूरी तरह हवादार बनाए गए थे। पढ़ाई, खाना और रहना सब कुछ बिल्कुल मुफ्त था, जिसका पूरा खर्च आसपास के 200 गांव मिलकर उठाते थे। सेक्शन 2, दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश प्रक्रिया। इतनी शानदार सुविधाओं के बाद जाहिर है कि इस प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन लेना कोई आसान काम नहीं था। एक प्राचीन चीनी यात्री की डायरी बताती है कि हर 10 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 लोग ही इस मुश्किल एंट्रेंस इंटरव्यू को पास कर पाते थे, यानी 7 लोग सीधा फेल। यहां सिर्फ दुनिया के सबसे कुशाग्र और प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही आ सकते थे। और एक बार प्रवेश मिल गया तो फिर पढ़ाई का दायरा भी उतना ही विशाल था। यहाँ शीलभद्र, नागार्जुन और वसुबंधु जैसे महान विद्वान वेद, वेदांत, व्याकरण और दर्शन जैसे विषय पढ़ाते थे। इसके अलावा सर्जरी, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष और योग भी पाठ्यक्रम का एक अहम हिस्सा थे। ज्ञान का एक पूरा समंदर था वहां। सेक्शन 3, उपचार और नफरत। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ज्ञान का इतना बड़ा और शांतिपूर्ण गढ़ अचानक निशाने पर आ गया? खैर, ये घटनाक्रम शुरू होता है एक बेहद दिलचस्प मेडिकल मिस्ट्री से। बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसके अपने स्थानीय हकीम उसे ठीक नहीं कर पाते। वो किसी भी भारतीय औषधि को खाने से साफ इनकार कर देता है। ऐसे में नालंदा के पंडित राहुल श्रीभद्र एक अनोखा रास्ता निकालते हैं। वे कुरान के पन्नों पर एक खास दवा का लेप लगा देते हैं। खिलजी रोजाना उसे पढ़ता है, अनजाने में उंगलियों से दवा को सोख लेता है और चमत्कारिक ढंग से बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्रोत सामग्री इस वैचारिक टकराव को बिल्कुल तटस्थ और स्पष्ट रूप से सामने रखती है। एक तरफ नालंदा था, जहां शांतिपूर्ण विद्वान, बौद्ध दर्शन, स्तूप और मूर्ति पूजा को मानने वाले लोग थे। वहीं दूसरी तरफ बख्तियार खिलजी अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं वाला शख्स था। अपनी जान बचाने वालों का आभारी होने के बजाय वो इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया कि जिन्हें वो काफिर मानता था, उनका ज्ञान उसके हकीमों से श्रेष्ठ कैसे हो गया। और इसी गुस्से ने उस ज्ञान के आधार को पूरी तरह से मिटा देने की इच्छा को जन्म दिया। सेक्शन 4, 6 महीने की राख। इस वैचारिक नफरत का अंजाम वैश्विक इतिहास के लिए एक अकल्पनीय क्षति लेकर आया। सभी दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब हमला हुआ तो हजारों बेकसूर विद्यार्थी और शिक्षक अंदर फंसे रह गए, जबकि पूरे कैंपस पर बेहद हिंसक तरीके से हमला किया जा रहा था। लेकिन असली त्रासदी सिर्फ इंसानों पर हमला नहीं थी, बल्कि ज्ञान का वो विनाश था जो जानबूझकर किया गया। उन्होंने विश्वविद्यालय की 3 विशाल बहुमंजिला पुस्तकालयों को मुख्य निशाना बनाया: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इन पुस्तकालयों में लाखों ऐसी पांडुलिपियां और किताबें थीं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। 6 महीने, ये सुनने में ही कितना लंबा वक्त लगता है,
बताया जाता है कि किताबों और शोध ग्रंथों का वो विशाल संग्रह इतना बड़ा था कि आग लगाने के बाद वो लगातार 6 लंबे महीनों तक धू-धू कर जलता रहा। सदियों का ज्ञान धीरे धीरे राख बनता चला गया। यहाँ एक बार फिर वो आत्मकथा वाली शक्तिशाली आवाज हमें झकझोर देती है। मैं अपने पुस्तकालयों को जलते हुए देखकर जोर से रोया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। भारत का भविष्य राख में बदल गया। ये सिर्फ कागजों का जलना नहीं था, ये सदियों की वैज्ञानिक और दार्शनिक मेहनत की हमेशा के लिए हुई दर्दनाक मौत थी। सेक्शन 5 उत्खनन और आधुनिक पुनर्जन्म। पर एक अच्छी बात यह है कि नालंदा की कहानी पूरी तरह से राख में खत्म नहीं होती। सदियों बाद 19वीं शताब्दी में, जो कि इस कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है, ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसी प्राचीन यात्री की डायरी का इस्तेमाल करके इस जगह की खुदाई की और धूल मिट्टी के नीचे दबी इस 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी विशाल संरचना की नींव आखिरकार वापस दुनिया के सामने आ गई। आज अगर कोई पटना या राजगीर की यात्रा करता है तो वो इन खोज निकाले गई अद्भुत विरासतों को अपनी आंखों से देख सकता है। भगवान बुद्ध की जटिल तांबे और पत्थर की मूर्तियां, पास के एक प्राचीन सूर्य मंदिर के अवशेष और उस यूनिवर्सिटी की ईंटों की वो विशाल परत दर परत नींव, ये सब आज भी स्थानीय संग्रहालय में उस महान युग की कहानी कहते हैं। ये सचमुच एक फीनिक्स पक्षी के राख से वापस जिंदा होने जैसी कहानी है। 5वीं शताब्दी में स्थापना हुई, 12वीं शताब्दी में इसे जला दिया गया, 19वीं शताब्दी में इसकी खुदाई हुई और फिर अंततः 2016 में सीखने की उस महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक मॉडर्न नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू किया गया। इस ऐतिहासिक चर्चा को खत्म करते हुए हम एक गहरा और सोचने वाला सवाल जरूर छोड़ना चाहेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आज मानव नवाचार और विज्ञान कितना आगे होता यदि उन 6 महीनों के दौरान जलाई गई लाखों प्राचीन पांडुलिपियां बच गई होती। हमने उस वैचारिक संघर्ष की आग में न जाने कितनी दार्शनिक और वैज्ञानिक सफलताएं हमेशा के लिए खो दी। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। स्रोत सामग्री के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।